नमस्कार, मेरा नाम है मनीषा सिंह और आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल हमारा प्रशासन पर। लोक प्रशासन की आज की इस क्लास में हम जानेंगे भर्ती प्रक्रिया के बारे में। आप सब लोग किसी न किसी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए मान लो अगर प्रिपेयर कर रहे हो, तो वो जो चयन प्रक्रिया होती है, भर्ती प्रक्रिया होती है, उसके बारे में हम जानेंगे। कोई ना कोई एग्जाम आपको क्लियर करना पड़ता है, लेकिन एग्जाम क्लियर करने के अलावा, जिसको हम योग्यता के आधार पर परख कहते हैं, इसके अलावा भी काफी ऐसे तरीके होते हैं जिसके आधार पर जो नए कर्मचारी हैं वो किसी संगठन में भर्ती किए जा सकते हैं। इससे पहले क्या आधार हुआ करता था, क्या व्यवस्था हुआ करती थी, उसके बारे में भी जानेंगे। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर इस चैनल पर आपको लोक प्रशासन के अनेक कॉन्सेप्ट हिंदी भाषा में जो है आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। आप उन वीडियोस को देखिए। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आपके पास कोई अच्छा सुझाव है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। चलिए समझते हैं रिक्रूटमेंट प्रोसेस इन पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि कार्मिक प्रशासन में भर्ती प्रक्रिया के बारे में। देखिए, कार्मिक प्रशासन में भर्ती प्रक्रिया प्रारंभिक बिंदु होता है, क्योंकि अगर हमें कर्मचारियों को रखना है तो कर्मचारियों की भर्ती करना बहुत आवश्यक है। पिछली वीडियो में हमने पद वर्गीकरण के बारे में जाना, पदों का बंटवारा, उनको वर्गीकृत किया गया। लेकिन अब पद के अलावा वहां पर काम करने वाले कर्मचारियों की भी आवश्यकता होती है। कर्मचारी कैसे चयनित किए जाते हैं, इसी आधार पर लोक सेवा संगठन जो है वो निर्भर करता है। अगर हमें अच्छे कर्मचारी चाहिए तो हमें भर्ती प्रक्रिया ही इसी प्रकार की बनानी पड़ेगी कि अच्छे कर्मचारी ही आ पाए। साल के अनुसार भर्ती लोक सेवा ढांचे का आधार है। सरकार अपनी कार्यों के लिए कार्मिकों की संख्या और उनकी दक्षता और योग्यता पर निर्भर करती है। सरकार है क्या? है तो कर्मचारियों से ही बनी हुई। राजनेता भी एक प्रकार के कर्मचारी ही हैं, लेकिन वो चुनाव के आधार पर आते हैं। अब यहाँ पर समझिए, हम प्रशासनिक अधिकारियों की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमें लोक प्रशासन के बारे में पढ़ना है, तो हम प्रशासनिक अधिकारियों की बात करेंगे। साथ ही साथ एक जो नॉर्मल रिक्रूटमेंट प्रोसेस होती है, भर्ती प्रक्रिया होती है, उसके बारे में भी जानेंगे। तो सरकार जब अपनी कर्मचारी प्रणाली जो है वो अपनाती है, उसके दो उद्देश्य होते हैं। पहला, जनता की देखभाल और उसकी आवश्यकताओं की समय समय पर पूर्ति तथा जनता के पैसों का अधिकतम सदुपयोग। ऐसा तो जनता का है, संसाधन जनता के हैं। सरकार तो जनता के बिहाफ पर वो पैसा एक प्रकार से उन्हीं के लिए सदुपयोग में लाने की कोशिश कर रही है। तो अगर सरकार ये सारा काम खुद करेगी, सरकार को ढेर सारे कर्मचारियों की आवश्यकता होगी, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि हमें ऐसे कर्मचारियों को खोजना होगा जो सरकार या जनता अगर पैसा खर्च कर भी रही है तो उतने पैसे का वो सेवा भी दे सके। जैसे आप समझिए, अगर जनता का पैसा है, सरकार ने अपने कर्मचारियों की भर्ती के रूप में वो पैसा लगा दिया, वेतन के तौर पे वो दे रही है, तो अब एक कर्मचारी की जिम्मेदारी बनती है कि जितना वो वेतन उठा रहा है, जितना वेतन वो ले रहा है, उसी हिसाब से वो अपने काम में कार्यकुशल भी हो और अच्छी योग्यता भी दर्शाए। तो इसी तरीके से भर्ती प्रक्रिया को डिफाइन किया गया है। जैसे टेलर ने कहा था कि हमें अगर अच्छे कर्मचारी चाहिए तो हमें वैज्ञानिक तरीके से उनका चयन करना पड़ेगा। लेकिन अब जब सरकारों का स्थापना व्यय बहुत बढ़ गया है, सरकारों का खर्चा बहुत बढ़ गया है और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अधिकाधिक सुधारों की गति तीव्र हो गई है। आज आप देखें आसपास, सड़क से लेकर के जो हेल्थ सेक्टर है, हर तरह आपको हर तरीके से और हर तरफ आपको कुछ ना कुछ सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है, बहुत तीव्र तरीके से, बहुत जल्दी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जो आधुनिक प्रौद्योगिकी है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, उसके लाभ जो है जनता तक पहुंचा सकें और उससे उत्पन्न दोषों से निपटने की दोहरी जवाबदेही लोक सेवकों पर है। भर्ती पर लोक सेवा का संगठन निर्भर करता है। किसी लोक सेवा की पहचान उसकी भर्ती प्रणाली की श्रेष्ठता से ही होती है। यदि लोक सेवा में दोष उत्पन्न होते हैं तो भर्ती प्रणाली ही आपकी खराब है, इसकी तरफ जो है बात घूमती है। और अगर भर्ती नींव कमजोर हुई, मतलब भर्ती प्रक्रिया कमजोर हुई, तो उस पर आधारित लोक सेवा की इमारत कभी भी ढह सकती है। तो एक आधार बनता है, कर्मचारी अच्छे आएंगे, संगठन अच्छा होगा, सरकार अच्छे से काम करेंगे। अगर आपकी भर्ती प्रक्रिया ऐसी है कि जहां पर कोई भी भ्रष्ट आदमी भी आ सकता है, तो आपकी जो प्रक्रिया है उससे एक भ्रष्ट कर्मचारी बनेंगे और वो संगठन को भी भ्रष्ट कर देंगे। और देखिए, अभी क्या है, प्रतियोगिता परीक्षाएं होती है, कंपटीशन एग्जाम होते हैं, उसमें जो लोग क्लियर करते हैं उनका सिलेक्शन होता है। ऐसा पहले नहीं होता था। आधुनिक काल में ये चीज जर्मनी के द्वारा किया गया। पुराने टाइम पे, एंशियंट टाइम में ये चीन में सबसे ज्यादा हुआ था।
अगर मैं वैज्ञानिक तरीके की बात करूं तो चीन ने दूसरी शताब्दी में ही ये जान लिया था, ईसा पूर्व मतलब सेकंड बीसी के अंदर ही ये उनको आइडिया हो गया था, सेकंड सेंचुरी बीसी के अंदर ही, कि हमें भर्ती का एक वैज्ञानिक तरीका अपना लेना चाहिए। तो वहां पे मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होता था। प्रेजेंट टाइम में, मॉडर्न टाइम में अगर मैं बात करूं तो ये पहले जर्मनी ने किया। जर्मनी का पुराना नाम पर्शिया था। भारत में योग्यता सिद्धांत की मंजूरी जो है वो 1853 में, चार्टर एक्ट आता है 1853 का, उसमें मिलती है। और ब्रिटेन में 1855 में इसकी शुरुआत हुई। अमेरिका में क्या सिस्टम था? अमेरिका वाला सिस्टम बड़ा फेमस है, इसको कहते हैं लूट पद्धति। इसको समझते हैं, लूट पद्धति क्या है। वो कहते हैं स्पॉयल सिस्टम। यहां पर क्या होता है कि मिल करके दो लोग डाका डालते हैं और जो भी लूटा हुआ माल है वो सब बराबर बराबर बांट लिया जाएगा। लूट तो यही होती है ना, मिल करके आपने चोरी करी, मिल करके आपने डाका डाला और उससे जो आपको फायदा हुआ वो आपने बराबर बांट लिया। तो ये जो लूट का माल है, इसका मतलब सरकारी नौकरी भी आपको लूट के माल की तरह मिल रही है। कैसे, वो समझते हैं। राजनेता, और मान लीजिए पर्सन है, कोई व्यक्ति है एक्स, मुझे सरकारी नौकरी चाहिए। एक तो ये कि कंपटीशन एग्जाम में बैठ जाऊं, नहीं, ऐसा तो कोई सिस्टम नहीं था। मैं गई किसी राजनेता के पास, ठीक है, आप मेल फीमेल जैसा ही आप समझ लीजिए। मैं गई एक राजनेता के पास और मैंने देखा कि हाँ, अगर ये मुझे फेवर करे तो मेरे लिए सरकारी नौकरी पाना आसान काम हो जाएगा। तो राजनेता ने शर्त रखी कि ठीक है, हम दोनों मिल करके चुनाव लड़ते हैं और चुनाव में अगर मैं जीत जाती हूँ तो जो है मैं आपको सरकारी नौकरी पे रख दूंगी, या आपको जो है इस प्रक्रिया में आप चयनित हो जाएंगे। तो हम दोनों ने मिलकर के चुनाव लड़ा, ये जीत जाती हैं और इसके बाद में इन्होंने मुझे भी मेरा मनपसंद जो पोस्ट थी वो मुझे दे दी। ये होती है लूट पद्धति। आपने मिल करके उस वो जो चुनाव प्रक्रिया थी उसको जीता और उसके बाद में उससे होने वाला फायदा आपने बांट लिया। इसके नुकसान थे क्योंकि ये इंसान कैसा है जो प्रशासन में जाने वाला है, इसकी योग्यता पर तो कोई बात ही नहीं हुई। ये तो सिर्फ राजनेता की मदद से यहाँ पर आया है ना। ये कैसा इंसान है, इसका व्यक्तित्व कैसा है, योग्यता कैसी है, क्या चीजें सीखी हुई हैं, इसका बैकग्राउंड कैसा है, कुछ भी नहीं पता। और ये वो इंसान है जो संसाधन है जनता के, उनका जो है वो प्रयोग करेगा। ये दुरुपयोग भी कर सकता है और सदुपयोग भी कर सकता है, लेकिन लूट पद्धति ज्यादा भरोसे के लायक नहीं है। इसका हम कह सकते हैं, आपने देखा होगा वुड्रो विल्सन 1887 के अंदर वुड्रो विल्सन ने कहा था कि हमें प्रशासन को राजनीति से अलग करना चाहिए। कारण यही था क्योंकि इससे, इस प्रक्रिया से प्रशासनिक कुशलता पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा था। प्रशासन उतना प्रभावी नहीं था। तो वुड्रो विल्सन ने कहा था इनको अलग करने की जरूरत है। और संगठन की जो प्रक्रिया है उसमें हमें राजनीति प्रशासन से अलग करके प्रशासन को एक वैज्ञानिक तरीके से समझना होगा। जो लूट पद्धति है ना, इसका ध्यान इस पे ध्यान लोगों की तरफ कब गया, या फिर कह सकते हैं लोगों का ध्यान इस पर कब गया कि ये गलत है, हमें बदलना पड़ेगा। जब अमेरिका के एक राष्ट्रपति की हत्या एक युवक के द्वारा कर दी जाती है तब। चलिए समझते हैं और साथ ही साथ जानेंगे इसके बाद में, लूट पद्धति के बाद में किस प्रकार की प्रथा सामने आई। अमेरिका में 1883 में लूट पद्धति जो है वो खत्म होती है और आज के दिन लगभग प्रत्येक देश ने भर्ती की प्रतियोगिता प्रणाली को अपना लिया है। तो प्रतिभा पुरस्कार प्रणाली, मेरिट सिस्टम, इससे पहले तीन विकल्प थे। एक तो लूट पद्धति जो मैंने आपको बताया, दूसरा होता था कार्यालयों को बेचना, भी ये पोस्ट खाली है, आप आइए, आ करके जो जितने में ये खरीदेगा, उसको बोली लगाई जाती थी पोस्ट की कि आप आइए इसको खरीदिए और जो सबसे ज्यादा बोली लगाएगा उसको ये ऑफिस मिल जाएगा, पहली चीज। और ऑफिस मतलब पूरा संगठन मिल जाएगा उसको। दूसरा होता था संरक्षण व्यवस्था, जो एक प्रकार की अमेरिका में स्थापित थी, उसी प्रकार की दंड व्यवस्था, कि उनको एक अलग प्रकार से उनको अपॉइंट किया जाता था, उसको भी समझते हैं। अब पहला तो ये देखिए, सबसे ऊंची बोली लगाने वाले लोकाधिकारी को पद बेच दिए जाए। इसको क्यों सपोर्ट किया जाता था कि इसमें आसान था
सरकार के अंदर प्रवेश पाना। आपको चुनाव लड़ना है और अगर आपके पास पैसा है तो आपके पास अब पावर भी आ गई, खरीदना बहुत आसान है। अब इसके अलावा भी कुछ चेंजेस आए, कुछ बदलाव किए गए, लेकिन एक चीज जो आपको बहुत क्लियरली यहाँ पे समझ में आ जानी चाहिए कि अगर मैंने योग्यता के आधार पर उस संगठन में प्रवेश नहीं पाया है तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि मैं वहां पे भ्रष्टाचार फैलाऊं। मान लीजिए मैंने पद को खरीद लिया, 10 लाख रुपए देके, 20 लाख रुपए देके पद को खरीद लिया गया, लेकिन जब मैं उस पद पे रहूं तो ये इंसान की टेंडेंसी होती है कि अगर मैंने इतना पैसा लगाकर इस पद को खरीदा है तो इससे कहीं ज्यादा पैसा जो है मुझे वसूलना है, इससे वापस लेना है। तो भ्रष्टाचार अपने आप हो गया, जनता के संसाधनों का दुरुपयोग हो गया। और इसी के चलते फिर हमने इन सारी प्रथाओं को हटा करके क्या अपनाया, हमने अपनाया भर्ती जो है मेरिट बेस्ड भर्ती हमने अपनाई। तो लूट प्रथा का अकुशलता थी, सार्वजनिक व्यय में वृद्धि, नौकरी खोजने वालों का अलग वर्ग बन जाना, ये सारी चीजें हमें समझ में आई। इसका प्रभाव राजनीतिक जीवन पर भी पड़ा, क्योंकि राजनीतिक जो थे वो उन कर्मचारियों की मदद लेते थे या उन लोगों की मदद लेते थे जो सरकारी नौकरी की तलाश में हैं, चुनाव जीतने में मदद करना और भी बहुत सारी चीजें, और फिर बाद में मिल करके उसका हिस्सा बन जाना, प्रशासन का हिस्सा बन जाना। संरक्षण भी मिलता था इससे, राजनेता प्रशासनिक कर्मचारियों को सपोर्ट करते और प्रशासन उस राजनेता को। अब इसका नुकसान लोगों के सामने तब आया जब राष्ट्रपति गारफील्ड, अमेरिका के राष्ट्रपति थे ये, और उनका उनको मार दिया जाता है एक युवक के द्वारा जो नौकरी ढूंढ रहा था। तब लोगों को ध्यान गया कि ये तो बहुत गलत हो रहा है, इसको हमें खत्म करना पड़ेगा। फिर वहां की जो पार्लियामेंट थी, वहां की जो लेजिस्लेचर थी, कांग्रेस कहते हैं अमेरिका में जो लेजिस्लेचर है, जैसे हमारे यहाँ संसद होती है ना, वैसे वहां पे कांग्रेस है। कांग्रेस पार्टी मत समझ लीजिएगा, भारत की तरह नहीं, वहां पे उस संसद को ही कांग्रेस कहा जाता है। तो कांग्रेस ने पेंडल्टन एक्ट पास किया जिसमें 1885 के बाद में योग्यता व्यवस्था या प्रतिभा चयन व्यवस्था का आरंभ हुआ। योग्यता, सीधी सी बात है कि कर्मचारी की योग्यता के आधार पर ही खुली प्रतियोगिता परीक्षा अगर वो पास करता है तो उसका चयन होता है, और इससे नागरिकों के बीच में कोई भेद नहीं रह जाता। आप गरीब हो, अमीर हो, कैसे भी हो, आपको वो प्रतियोगिता परीक्षा देनी ही पड़ेगी। बहुत सारे फायदे हैं इसके, लूट प्रणाली की अपेक्षा बहुत अच्छी है, और इसका अर्थ राजनीतिक जीवन की स्वच्छता, सिविल सेवकों में पदोन्नति के संबंध में कार्यरत के कार्य के प्रति स्थायित्व, नियमों का पृष्ठांकन, और भी बहुत सारे फायदे हैं। एक तो मुझे पता होता है कि अगर मैं इस पोस्ट पे आई हूँ या आया हूँ तो अब मैं एक फेयर कंपटीशन के थ्रू आया हूँ, मैंने कंपटीशन लड़ा है, मैं जीता हूँ, मैं इस पोस्ट पे हूँ। आगे भी अगर मैं अपना काम अच्छा करूंगा तो मैं इससे आगे बढ़ सकता हूँ, मुझे भी पदोन्नति मिलेगी, प्रमोशन मिलेगा। तो योग्यता प्रणाली व्यवहार में ही सभी के लिए अवसर और व्यवहार की समानता के लोकतांत्रिक नियम उपलब्ध हमें करवाती है। चलिए, हमें किस प्रकार की प्रणाली है वो चीज तो समझ में आ गई, लेकिन कर्मचारियों की योग्यता कैसी होती है इसको भी समझ लेते हैं, क्योंकि योग्यता के आधार पर ही उनका चयन किया जाता है। तो दो प्रकार की योग्यताएं होती हैं, एक होती है सामान्य योग्यता और एक होती है विशेष योग्यता। सामान्य योग्यता क्या होती है, जैसे आप कई बार देखते हैं, आप अगर यूपीएससी के लिए टारगेट कर रहे हैं तो उसमें होता है ना, आपके पास एक ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए और 21 साल आपकी उम्र होनी चाहिए, ये तो ही सामान्य योग्यता। तो प्रत्येक देश में लिंग, आयु, अधिवास, नागरिकता, ये सारे सामान्य मानक है, सामान्य योग्यताएं मानी जाती हैं। और इसे पहली बार अमेरिका में अपनाया गया था। भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की आलोचना के बाद भारत में 1957 के बाद इसमें कुछ बदलाव किए गए, जैसे रेजिडेंस, अधिवास, इससे रिलेटेड कुछ प्रोविजंस थे जिनमें कुछ बदलाव किए गए, और लिंग संबंधी प्रावधान भी शिथिल हो गए। अब महिलाएं भी लोक सेवा के अंदर प्रवेश कर सकती थी। कोशिश ये करी गई है कि जैसे जाति, लिंग, धर्म, इनके आधार पर और रेजिडेंस के आधार पर किसी के बीच में कोई भेदभाव ना हो, लेकिन संसद कुछ मामलों में रेजिडेंस को, इंसान कहाँ रह रहा है, कुछ मामलों में जो है वो संसद के पास ये अधिकार होता है कि वो एक नियम तय कर सकती है कि यहाँ पर रहने वाला बंदा ही इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। साथ ही साथ एक न्यूनतम और अधिकतम आयु सीमा भी है।
और भारत, ब्रिटेन जैसे वृत्तीय लोक सेवा संकल्पना वाले देशों में यह अपेक्षाकृत कम मिलती है। अमेरिका में ज्यादा है। अगर आप भारत में देखोगे तो हमारे यहाँ मैक्सिमम जो एज है वो जनरल के लिए मान लो 32 है, SC ST के लिए भी 2-3 साल का ही फर्क आता है। उदाहरण दे रही हूँ मैं यहाँ पे, बहुत ज्यादा नहीं है। उसकी तुलना में अगर आप अमेरिका को देखते हो तो आपको 50 साल तक की वो मिल जाएगी। 50 साल तक के लोग जो है प्रशासन के अंदर प्रवेश पा सकते हैं। तो ये सारी चीजें आती है सामान्य योग्यता में। और अब बात कर लेते हैं विशेष योग्यताओं में। तो इसमें शिक्षा, तकनीकी अनुभव, व्यक्तिगत योग्यताएं, ये सारी चीजें आती हैं। मान लो आपको पुलिस में जाना है तो आपकी हाइट कितनी है, आप कितनी तेज दौड़ सकते हो, ये सारी चीजें आपकी विशेष योग्यताओं में आती है। ठीक है, तो विशेष योग्यता का जहां तक प्रश्न है, पदों पर चयन में यही मुख्य भूमिका निभाती है। सामान्य योग्यता तो ये लगाई गई है शासन के द्वारा, और विशिष्ट योग्यताएं मतलब सामान्य योग्यताएं सरकार ने हमें कहा इतने आप होंगे तब आप अप्लाई कर सकते हैं। विशेष योग्यता हम खुद अर्जित करते हैं। जैसे आप लोग प्रशासन पढ़ रहे हो तो ये भी आप एक विशेष योग्यता ही आप अर्जित कर रहे हो। ठीक है, ये एक इंसान की मेहनत और उसकी बुद्धि का परिणाम होती है। उम्मीद करती हूँ आज का लेक्चर काफी सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर गया होगा, लेकिन और भी चीजें क्लियर होंगी जब आप खुद इन चीजों को पढ़ेंगे। ठीक है, कहीं पर भी आप ये ढूंढने की कोशिश मत करिए कि 100% चीजें आपको सिर्फ वीडियो देख करके समझ में आ जाएंगी। आती हैं, लेकिन अगर आपको अच्छे से एग्जाम लिखना है, अच्छे से आंसर्स लिखने हैं, तो खुद ने प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। किताबें उठाइए, पढ़िए, नोट्स अगर आप चाहते हैं नोट्स आप परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास खुद के पास कोई किताब है बिल्कुल पढ़िए, इग्नू का मटेरियल डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन इसको खुद से पढ़िए। जब तक आप खुद से नहीं पढ़ेंगे चीजें आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएंगी, और आधा अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। ठीक है, तो कोशिश करिए इस कॉन्सेप्ट को लेकर के आप पूरी नॉलेज आपके पास हो। मैं ये नहीं कहती PhD करो, लेकिन जितनी चीजें आपके काम की है उतनी तो अच्छे से समझो। ओके, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9896859767। इस पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो, टेलीग्राम भी कर सकते हो। टेलीग्राम पे जो है वो हमारा चैनल भी है, उससे भी आप जुड़ सकते हो। ईमेल है contactforupsc@gmail.com। और अगर आप ये नोट्स खरीदना चाहते हैं या आप कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं यूपीएससी पीसीएस नेट के लिए, टेस्ट सीरीज इनमें एनरोल करना चाहते हैं, या फिर लोक प्रशासन से संबंधित किसी सवाल का आप जवाब तलाश रहे हैं, तो बिल्कुल आप हमें जो ऊपर दिए गए नंबर्स हैं उन पे आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। चलिए कल मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ में। और बताइए आपको ये वाला लेक्चर कैसे लगा, और ऐसे क्या सुझाव है जो आप हमें देना चाहते हैं, या क्या चीजें हैं जो आपको अच्छी लगती हैं, जरूर बताइएगा। चैनल आपका ही है, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। ख्याल रखिए अपना, जल्दी मिलते हैं। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।